IVM। एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के साथ भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत होगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे की नई जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में उतरेगी और कोशिश करेगी कि पुराने एरा को, यानी कि रवि शास्त्री और विराट कोहली के एरा को पीछे छोड़ा जाए। 58% मैचेस रवि शास्त्री और विराट कोहली ने जीते थे और 6 होम सीरीज जो उन्होंने खेली अपने टेन्योर के दौरान, वो 6 के 6 सीरीज रवि शास्त्री और विराट कोहली ने जीती। आप अंदाजा लगाइए क्या कुछ रिकॉर्ड छोड़कर रवि शास्त्री गए और क्या इस रिकॉर्ड को मैचअप करना है, उससे आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगी राहुल द्रविड़ के लिए। इस पर बातचीत करेंगे। पिच रिपोर्ट आ चुकी है पहले टेस्ट मैच की, पिच रिपोर्ट पे बातचीत करेंगे। और टॉस इंडिया ने जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कम से कम टॉस से शुरुआत अच्छी हुई है। टॉस पे बातचीत करेंगे, प्लेइंग 11 पे बातचीत करेंगे और पिच रिपोर्ट पे बातचीत करेंगे। सभा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निखिल भाई हमारे साथ इस समय स्टार के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं जो कमेंट्री करेंगे इस टेस्ट मैच के दौरान। निखिल भाई, पिच रिपोर्ट तो आई थी, हल्की सी घास है, थोड़ी मॉइस्चर है, लेकिन ये भी साथ में था कि क्रैक्स थोड़े ओपन होंगे। क्या इस वजह से अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है? राजीव भाई, जी हाँ, आप टेस्ट मैच में खासतौर से भारत में जब तक बहुत ज्यादा घास ना हो और विकेट में कोई दिक्कत ना हो, अमूमन आप देखेंगे टेस्ट मैच में भी जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बल्लेबाजी करने को देखती है, ताकि चौथी इनिंग में वो आखिरी में ना बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि भारत में चौथे दिन पांचवें दिन गेंद बहुत घूमने लगता है और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहती है कि आप टॉस जीते, आप रन बोर्ड पे लगाएंगे। अगर 350-400 रन बोर्ड पे लगा देते हैं, मुझे अभी पता नहीं कॉम्पोजिशन क्या है टीम की, पर मुझे लगता है जैसे पिच देख रहा था कि 3 स्पिनर खिलाएंगे, तो आप कोशिश यही करते हैं कि विदेशी टीम को वो 350-400 रन में जल्दी आउट करके उनके ऊपर और थोड़ा सा दबाव डालने को देखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक कदम था और एक अच्छी शुरुआत कम से कम भारत के लिए कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सभा भाई, अच्छी शुरुआत राहुल द्रविड़ के लिए भी, क्योंकि 10 दिन के अंतर पे उनको पहले T20 खेलना पड़ा और अब 4 या 5 दिन के अंतर पे वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए। 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ उनको काम करना है। कम से कम चीजें उनके लिए आसान हो जा रही है। तीनों टॉस उधर रोहित शर्मा ने जीता, अब अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीत लिया, यानी कि जो पहली प्लानिंग है आपकी, प्लान ए, कम से कम उस पर काम कर सकते हैं राहुल द्रविड़। इसका मतलब है कि अभी कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है राजीव। अभी आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल भारत मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आने वाले हैं, वनडे से T20, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट। और इस तरह से एक बार आपने इस पर कदम बढ़ा लिया है तो फिर आपको हर एक चैलेंजेस का सामना करना होगा। अच्छी बात है कि राहुल द्रविड़ की जो एरा जो शुरू होने वाला है उसकी शुरुआत भारत में हुई है। थोड़ा आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। ये जो कंडीशंस है वहां पर परफॉर्म करना कुछ हद तक अगर माना जाए तो आसान रहता है क्रिकेटर्स के लिए। और ये सभी जो खिलाड़ी आपके पास हैं इस समय, इनमें कई ऐसे हैं जिनको अनुभव है इंडियन कंडीशंस में खेलने का, या अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का नहीं है तो कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आसानी होगी। हाँ, यहाँ पर वक्त है राहुल द्रविड़ को और उनके कोचिंग स्टाफ को और समय बिताने के, ये जानने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ और कमजोरी क्या है, कौन कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाहर जाकर उनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। वो रोड मैप बनाने में उनको थोड़ा बहुत समय लगता है और ये एक अच्छा अवसर है इन सभी चीजों पर काम करने के लिए। पर हाँ, अच्छी बात है कि अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता है। और जैसे कि निखिल ने सही बताया कि जनरली इंडियन कंडीशंस में आप टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करते हैं, अनलेस के रियल विंटर में, मतलब दिसंबर एंड जनवरी में मैच हो रहा है, वो भी नॉर्थ इंडिया में जहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है या फिर घास ज्यादा रहती है, तब आप हो सकता है प्रेफर करते हैं पहले फील्डिंग करना। पर जनरली देखा जाए तो पहले आप निखिल भाई, तो अच्छा है। 3 स्पिनर और 2 सीमर खिला रहे, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हम खेल नीति पे लगातार बात कर रहे हैं वही है श्रेयस अय्यर का डेब्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि रवि भाई से जो बैटन अब राहुल भाई पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टॉस के समय बात की है अजिंक्य रहाणे ने, तो उन्होंने कहा राहुल भाई के अंडर में खेलकर बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये सर से भाई तक जो आई है भारतीय टीम, पहले रवि भाई अब राहुल भाई, ये एक किस तरह की पिक्चर क्रिएट करता है आपके लिए? देखिए, बहुत जरूरी रहता है कि वो कंफर्ट जोन हो। आप चाहते हैं कि एक वो फॉर्मल प्रोसेस रहो, लेकिन कोई बीच में ना वो दीवार टाइप ना हो, ताकि आप बतौर खिलाड़ी जाके आप अपने कोच से बात कर सकते हैं, आपको कुछ सलाह लेनी है, आपको वो एक कंफर्ट लेवल क्रिएट करना रहता है। और मैं ये नहीं कहता कि रवि के साथ वो नहीं होता था, बट मेरे ख्याल में राहुल उस चीज को कहीं ज्यादा थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों के साथ। और राहुल ने इन सब खिलाड़ियों के साथ बहुत देर तक काम किया है और
वो हर खिलाड़ी के बारे में जानते हैं कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे टेक्निक में सुधार करने को देख रहा है, उनकी दिक्कतें क्या रहती है। काफी समय से वो देख रहे होते हैं कि उसकी वो मानसिक दिक्कतें क्या रही हैं, किस तरीके से उसको ओवरकम करने की कोशिश रहती है। तो सभी खिलाड़ियों ने राहुल के साथ बहुत बात की है, इसीलिए वो कंफर्ट जोन नजर आएगा, जो मुझे लगता है। टीम न्यूजीलैंड की भी आ गई है सबा भाई। 3 स्पिनर खिलाए हैं न्यूजीलैंड ने, और केन विलियमसन ने टॉस के समय कहा कि वो भी बैटिंग करना चाहते थे, बट क्योंकि अब बैटिंग टॉस तो भारत के पक्ष में गया है, तो वो कोशिश करेंगे अपने स्पिनर्स के जरिए कंटेन करने की। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एजाज पटेल का नाम लिया उन्होंने, समर विलर का नाम लिया, और रचित रविंद्रा जो उनके ऑलराउंडर हैं, उनके साथ वो जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? सेंटनर नहीं, सेंटनर टीम में नहीं है। वो टीम थोड़ी अगर मिल जाती राजीव तो आसानी होती हम लोगों को बात करने में, पर खैर वो अलग बात है। देखिए यहाँ पर इंडिया में होता क्या है कि आपके पास ऐसे स्पिनर्स चाहिए जो लंबा स्पेल कर सकें। अब भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी स्पिनर्स भारत के लिए खेलते हैं उनको अनुभव है लंबे लंबे स्पेल करने का। डोमेस्टिक क्रिकेट इतना दिनों से वो खेल चुके, इतनी बार खेल चुके। डोमेस्टिक क्रिकेट में जनरली स्पिनर्स को लंबा स्पेल मिलता है, वो भी उस तरह के अभ्यास की आपको होनी चाहिए आदत, चाहे विकेट कैसा भी हो। इवन सबा भाई बहुत दर्शकों का डिमांड आ रही है कि प्लेइंग 11 बता दें एक बार, तो आप बता दें या मैं बता दूं? मेरे पास है क्योंकि प्लेइंग 11। आप बता दीजिए राजीव जी। जी, शुभमन गिल है, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे, अजिंक्य रहाणे 4 पे, श्रेयस अय्यर 5 पे, रिद्धिमान साहा 6 पे, इसके अलावा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा और उमेश यादव। सिराज का नाम नहीं है इसमें, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। फिर हम अगर न्यूजीलैंड चोट लगी थी उनको, लगता है इसी वजह से हो सकता है 11 में ना खेलने का मौका मिला। दूसरा, न्यूजीलैंड की टीम में 2 चीज है, एक तो बोल्ट अवेलेबल नहीं है शायद, दूसरा वैगनर नहीं खेल रहे हैं। काइले जेमिसन को खिलाया गया सबा भाई। क्या ये हाइट फैक्टर है या इंडिया के खिलाफ अच्छा करने की वजह से उनको चांस दिया गया? पूरी टीम बता दें न्यूजीलैंड की। टॉम लैथम है, यंग है उनके ओपनर, केन विलियमसन, रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडल जो उनके विकेट कीपर है, रचित रविंद्रा, सऊदी, एजाज पटेल, काइले जेमिसन और समरविल। ये टीम है। अब सबा भाई टीम के बारे में आप देखें, इसमें तो शुरुआत तो उमेश यादव और ईशांत शर्मा की जोड़ी से ही कर लेते हैं। कैसे आप देखते हैं ये पेयर? बड़ा एक्सपीरियंस पेयर खिलाया है राहुल द्रविड़ ने। हाँ, बनता भी है कि उमेश यादव के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, उन्होंने भारतीय विकेटों पर अच्छी गेंदबाजी की है, बॉल उनकी रिवर्स स्विंग करती है और बहुत जल्दी अगर विकेट स्क्रफ अप हो जाता है तो उसमें मदद मिलेगी। ईशांत शर्मा एक फ्रंट लाइन सीम बॉलर है, काफी सालों से खेलते आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा अनुभव है। तो ये 2 सीम अटैक जो है भारत की तरफ से, वो सही कॉम्बिनेशन के साथ भारत उतर रहा है। 3 स्पिनर्स, ये पहले से ही मालूम था कि यही 3 स्पिनर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे, तो भारत का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कमजोरी तो नहीं, मुझे लगता है अगर परेशानी होगी तो वो मिडिल ऑर्डर में ही होगी, क्योंकि आपके पास अनुभव की कमी है। पर चलिए, उम्मीद यही है कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा उस अपने अनुभव को सामने लेकर आए और एक बड़ी पारी इन दोनों के बल्ले से देखने को मिल सकती है। आपके पास जो ओपनिंग पेयर है, मयंक अग्रवाल के पास काफी अनुभव है, शुभमन गिल भी खेल चुके हैं टेस्ट क्रिकेट, तो मुझे लगता है कि एक संतुलित टीम है। सबसे बड़ी बात और जो चर्चा करने वाली बात यह है राजीव, के पहली बार मुझे लग रहा है एक फॉरेन टीम भारत में आई है और उनकी तैयारी पूरी है, इसी वजह से वो 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इसके पहले कोई भी फॉरेन टीम जो आती थी, या तो 1 स्पिनर होते थे या उनके पास 1.5 स्पिनर होते थे। अब इंग्लैंड ने ही जो किया, जो हाल में वो आए हुए थे यहाँ पर खेलने के लिए, कभी उन्होंने मोइन अली को खिलाया, कभी उनको ड्रॉप कर दिया, या फिर एक और उनके राइट आर्म स्पिनर थे उनको खिलाया, डॉम बेस्ट को एक मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया। तो कोई उनके पास सही प्लानिंग थी नहीं। पर यहाँ पर भारतीय विकेटों पर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी तैयारी की है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि अयाज पटेल एक स्पिनर है उनके पास, विल सोमरविल जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, न्यूजीलैंड 37 साल के खेलने के। हाँ, और उसके साथ साथ रचित रविंद्र खेलने का मतलब यही है कि उनकी बल्लेबाजी की में गहराई बढ़ जाएगी और थोड़ी बहुत वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। काइल जेमिसन को भी इसी वजह से खिलाया जा रहा है क्योंकि उनके पास एक तो कद है, जैसा कि आपने कहा, उछाल मिलेगी, और कुछ हद तक वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक नाम मिसिंग है, वो ट्रेंट बोल्ट का, जो इस समय ब्रेक ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब इंतजार रहेगा कि किस तरह का चैलेंज न्यूजीलैंड पेश करती है इंडिया को होम कंडीशंस में। निखिल भाई, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले, हर्ष जैन थोड़े से बड़े अनॉयड है ईशांत शर्मा को खिलाए जाने पे।
उनका कहना है कि एब्सोल्युटली रेडिकुलस कि ईशांत शर्मा को सिराज की जगह खिलाया गया, और कह रहे हैं ईशांत अनफिट है, उनको क्यों खिलाया गया। ये दो क्वेश्चंस है, फिर आप अपनी बात पूरी करें जी। नहीं हर्जी ऐसा नहीं है, ये वो सिराज के हाथ में शायद चोट लगी थी, और वैसे भी ईशांत शर्मा जो है बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, और उनका प्रदर्शन हाल में अच्छा भी रहा है, तो ऐसे निराश ना होइए। जो बेस्ट टीम बेस्ट कॉम्पोजिशन है वो उसी के साथ भारतीय टीम उतर रही है। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि जितने भी हमारे फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव भाई आपको भी शायद पता हो कि रचिन का नाम रचिन कैसे पड़ा। उनके पिताजी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के फैन थे, तो दोनों के नाम को कंबाइन करके उन्होंने रचिन रखा है, और वो न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं जी। तो वहां पे इसीलिए मैं बताना चाह रहा था, ये बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है कि दोनों के नाम को कंबाइन करके ना रचिन नाम रखा गया, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का। रात तो मिल जाएंगे चिन के लिए, उनको मुंबई का तक का वेट करना पड़ेगा, हमको लग रहा है तभी नाम पूरा होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली दोनों की झलक मैदान में उतर गई तो फिर क्या होगा भारत का, सोचिए आप। निखिल भाई, वैगनर को नहीं खिलाया गया, थोड़े आश्चर्यचकित है। लेफ्ट आर्म सीमर थोड़ी सी वीकनेस रहती है भारतीय टीम की, और क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। क्या वजह आप देख रहे हैं? काइले जेमिसन को ज्यादा वरीयता, बैटिंग की वजह से उनको ज्यादा वरीयता दी गई, या आपको लग रहा है फॉर्म भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है, जेमिसन का रहा है, इसलिए उनको चांस दिया गया? मेरे ख्याल में एक तो वो अतिरिक्त हाइट की जो हम बात करते हैं, और थोड़ा सा और बैटिंग में मजबूती रखने की कोशिश रही है केन विलियमसन की, तो वो बैलेंस बनाने के लिए वो जरूरी होता है। जब आप एक टीम में 3 स्पिनर खिला रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास और क्या क्या विकल्प है जो बैटिंग में थोड़ी सी और मजबूती ला सकता है, और काइल जेमिसन का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ भी अच्छा है। अतिरिक्त उछाल वाला गेंदबाज जब रहता है, और पता नहीं यहाँ कानपुर की पिच में उनको कितनी मदद मिलती है, क्योंकि काफी समय के बाद यहाँ मुकाबला खेला जा रहा है। और निखिल और राजीव, काइल जेमिसन की शुरुआत जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुई है वो अद्भुत है। उनको मुझे लगता है कि 8 5 विकेट हॉल है, उनको आप कैसे बैठा सकते हैं बाहर, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो या फिर इंग्लैंड में हो। इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस हुए, टेस्ट मैच चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसके पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर भी मुझे जहां तक याद आ रहा है 5 विकेट हॉल है। तो यहाँ पर नील वैगनर के साथ कोई मुकाबला नहीं है। नील वैगनर को न्यूजीलैंड तभी खिलाता है जहां पर विकेट में थोड़ी बहुत उछाल रहती है, क्योंकि वो गति के साथ शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। तो जिस तरह का विकेट है कानपुर में, उतनी मदद न्यूजीलैंड थिंक टैंक को लग रहा है कि नहीं मिल पाएगी नील वैगनर को। सवा भाई, सवाल आपके लिए है कि आप नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर को देख रहे खेलते हैं अजिंक्य रहाणे को? मैं नंबर 4 पर, मुझे लगता है नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। नंबर 5 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है, वाइस कप्तान भी रहे हैं, तब भी उन्होंने नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी की है। तो नंबर 4 मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, जहां तक मुझे याद आ रहा है निखिल, के मुंबई इंडियंस के लिए भी वो, माफ कीजिएगा, मुंबई के लिए भी वो नंबर 4 पर ही खेलते हैं, जहां पर उन्होंने बेहतरीन रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है रेड बॉल क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलते हुए। निखिल भाई, एक सवाल कसार साहब का है, हालांकि वो सिलेक्शन को लेके है, मैच को लेके नहीं। उनका ये कहना है कि जिस तरह का सिलेक्शन हुआ है और श्रेयस अय्यर को जो वरीयता दी गई और सूर्य कुमार यादव को जो टीम में जगह दी गई है अहेड ऑफ विहारी, कैसे आप देखते हैं इस बात को? कसार साहब बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये पूरा एक हम लोग आधे घंटे का शो कर सकते हैं। बड़ा दुख हुआ, सच बात है, बड़ा दुख हुआ कि आप हनुमा विहारी को किस तरीके से छोड़ सकते हैं। हैरान हूं, आप चाहते हैं कि इतने समय से जो भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे उनको पहले मौका दिया जाएगा, बट ये मेरी सोच है। इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर मेरी सोच ये कि क्योंकि भारत दक्षिण अफ्रीका जा रही है, आप उनको क्या दक्षिण अफ्रीका में खिलाने को देख रहे हैं, इसलिए आप साउथ अफ्रीका का दौर कराने को देख रहे हैं उनको, अगर आप विकेट्स वहां के आदी होने के लिए। बट अगर मैं उस चयन कमेटी का हिस्सा होता तो सबसे पहले देखता कि पिछले कुछ समय में कौन टीम का हिस्सा है, कौन किस के साथ वहां पे है, उनको कितने मौके मिले हैं। अगर ऐसा रहता तो सबसे पहले मैं हनुमा विहारी का नाम जरूर रखता, क्योंकि काफी समय से वो टीम के साथ है और उनको जब मौका दिया उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। जी, श्रेयस अय्यर के लिए कितना बड़ा दिन आज देख रहे हैं सभा भाई। उनको जब कैप दी गई, उन्होंने अपनी इंडिया कैप को चूमा भी, और ड्रीम कम ट्रू वाला मामला है, क्योंकि जब वो सिलेक्शन के लिए उनका नाम आता था, इंजरी कहीं ना कहीं आ जाती थी। 2017 से वो लगातार कंटेंशन में रहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स से खेलते भी हैं, पूर्व कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स के। कितना बड़ा दिन आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर के लिए आज?
ये बहुत ही अहम दिन है श्रेयस अय्यर के लिए राजीव। मुझे लगता है कि इतने साल आप इंतजार करते हैं टेस्ट डेब्यू करने के लिए और अब ये मौका मिला है, तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की खूबी है, जिस तरह की क्वालिटीज हैं श्रेयस अय्यर में, टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए वो तैयार हैं और यहाँ पर उनकी कोशिश यही होगी कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। मैं बस यही चाहता हूँ कि और ज्यादा मौका मिले और जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने देखा है ग्रो करते हुए श्रेयस अय्यर को, राइट फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स फिर इंडिया ए के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मौका और भी मिलेगा श्रेयस अय्यर को, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो फ्री स्ट्रोकिंग प्लेयर है। विकेट जैसा भी हो, एक बिजी खिलाड़ी है, रन बनाते रहते हैं और शॉट्स लगाने में भी विश्वास रखते हैं, तो बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये बल्लेबाजी भी करते हैं। और आजकल के जमाने में मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो कुछ हद तक काउंटर अटैक करे जब भी दबाव बढ़े मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का आइडियल कैंडिडेट है और मुझे खुशी हो रही है कि इनको मौका मिल रहा है टेस्ट मैच खेलने का। निखिल भाई, आपने भी श्रेयस को देखा है, उनकी जो बैटिंग की सबसे अच्छी बात है उनका फुटवर्क, जितना मैंने नोटिस किया है। स्पिनर्स के अगेंस्ट भले ही स्वीप शॉट बहुत अप्लाई ना करते हो, बट फुटवर्क बहुत शानदार रहता है उनका। क्या ये मिडिल ऑर्डर में एक नई एनर्जी देंगे, क्योंकि हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर में। कैसे आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर जैसी यंगस्टर्स का ना, और बहुत यंग बैटिंग ऑर्डर दिख रहा है। अगर आप रहाणे पुजारा को हटा दें, ऑलमोस्ट सारे ही नए हैं, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, फिर अब श्रेयस आ गए, रिद्धिमान साहा जरूर टीम के साथ है, बट हम अभी उनको यंग लॉट में ही गिनेंगे, क्योंकि ऋषभ होते तो शायद उनको जगह नहीं मिलती। कैसे आप देख रहे हैं ये जो नई बैटिंग ऑर्डर है भारत का, बिना रोहित और बिना विराट के? देखिए, पॉजिटिव इंजेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मयंक अग्रवाल पिछली जो होम सीरीज हुई थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने बहुत रन बनाए थे। उनका, अगर मैं गलत नहीं है तो एक दोहरा शतक भी था, उसमें एक शतक भी था। तो वो भी खुश होंगे कि वापसी कर रहे हैं भारतीय पिचेस पे, उनको मौका मिलेगा रन बनाने का। वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आपने बताया, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास विपक्षी टीम में 3 स्पिनर है तो स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए। इसीलिए मैं भी मानता हूं कि 3 नंबर पे अगर पुजारा खेल रहे हैं तो 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर खेलें और 5 पे आप खिलाएं अजिंक्य रहाणे को। उसका कारण यह है क्योंकि 3 पे अगर चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे, 4 पे रहाणे खेलेंगे, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक रेट हो जाता है। आप फिर हमेशा ये रहता है कि एक विकेट गिरती है तो विपक्षी टीम हमेशा वापस गेम में आ सकती है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 4 नंबर बीच में आप श्रेयस अय्यर को खिलाए तो कहीं ज्यादा एक बेहतर विकल्प होगा। मैं मानता हूँ ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी युवा जरूर है राजीव भाई, लेकिन इससे बढ़िया मौके आपको भारत में टेस्ट मैच में डेब्यू करने का बहुत कम मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप रन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस में ग्रो करेंगे। आप इतने रन बना दीजिए ताकि जब आप विदेश में जाए तो आप कॉन्फिडेंस को लेके आप टेस्ट मैचेस में उतरे। इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस में भारत के बैट्समैन के लिए। 2 स्ट्रोक प्लेयर्स पारी की शुरुआत करेंगे सभा भाई, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल, और उसको लेके प्रेडिक्शन भी आना शुरू हो गया। हर्षैन का कह रहा है कि माय प्रेडिक्शन इज कि भारत लंच तक 60 रन 2 विकेट पे बनाएगा। अब 2 विकेट जाएगी कौन, ये तो बताइए। अभी थोड़ा मैच शुरू तो होने दीजिए हर्ष जी। देखिए, दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर हैं। मयंक अग्रवाल, जैसा कि निखिल ने कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारत में बेहतरीन है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ढेर सारे रन्स बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। शुभमन गिल, हम सबको पता है उनमें प्रतिभा कितनी ज्यादा है, और कल मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा शुभमन गिल को अपने तकनीक के ऊपर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्दी जो विपक्ष होते हैं वो आपको भांप लेते हैं, आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, फिर उसी दिशा में वो गेंदबाजी करते हैं। तो ये यहाँ से मुझे लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी अपने टेम्परामेंट पर, और थोड़ा बहुत अपनी तकनीक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ज्यादा मुझे लगता है कि मजबूती प्रदान करनी होगी। टाइट अगर डिफेंस रहेगा तभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओपनर के रूप में आप रन बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद यही है कि एक अच्छी शुरुआत ये दोनों ओपनर्स भारत को दे, तभी भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। भारत का प्रयास यही होना चाहिए कि आप सिर्फ एक बार ही बल्लेबाजी करें। अब देखते हैं कि विकेट किस तरह से बिहेव करता है आने वाले समय में। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग एक सजेशन आया है अमार साहब का, वो सजेशन निखिल भाई और सभा भाई से शेयर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket.
Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सीधा सवाल ले लेता है। हमारे साहब ने एक सजेशन दिया है सबा भाई, क्योंकि बीसीसीआई साहब कनेक्टेड रहे, उनका कहना है कि एक टेस्ट मैच और हो सकता है क्या फैंस के फंड से, अगर हम कराना चाहें। तो दक्षिण अफ्रीका फिर हमें कि कोई और दूसरी टीम भेजनी पड़ेगी। हमारे साहब की इसके बाद भारत दक्षिण अफ्रीका ट्रैवल कर रहा है, वहां पर बहुत बड़ी सीरीज है। वहां पर मुझे लगता है कि 3 टेस्ट मैचेस हैं, फिर 4 या 5 वनडे मैचेस हैं, फिर 4 T20 के मैचेस हैं, और अब तो ये टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हो गया है। अब इसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था वो भी वो शुरुआत था टेस्ट मैच साइकिल का, और ये अब दूसरा लेग है भारत के लिए। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हर मैच में आप पॉइंट्स इकट्ठा करें, क्योंकि अब जो रूल्स हैं पॉइंट्स के टेस्ट मैचेस में वो थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं। अब जितने सारे आप टेस्ट मैचेस खेलेंगे, हर टेस्ट मैच में कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप श्रृंखला जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी अगर 1 या 2 टेस्ट मैचेस है, वहां पर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हर टेस्ट मैच की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी, कसार साहब का एक सवाल निखिल भाई आपके लिए कि अगर 3 स्पिनर के साथ भारतीय टीम गई है तो ईशांत और उमेश यादव को कितने ओवर गेंदबाजी करते हैं आप देख रहे हैं इस टेस्ट मैच में? नहीं, देखिए गेंदबाजी उनको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों ऐसे गेंदबाज है, जैसी गेंद पुराना होता है वो रिवर्स स्विंग होता है। और आपको याद होगा, अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब एक स्पेल में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं उमेश यादव और ईशांत शर्मा, गेंद रिवर्स होगा, नए बॉल से तो डालेंगे, लेकिन जैसी गेंद पुराना भी होगा तो स्पिन और पेस का भी कॉम्बिनेशन एक असरदार कॉम्बिनेशन रहेगा। और दोनों खतरनाक गेंदबाज है जब गेंद पुराना हो जाता है। एसजी टेस्ट का बॉल जो है, अब जब शरारत करना स्टार्ट करता है तो बड़ा परेशान करेगा बैट्समैन को। सवा भाई, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था और रवि शास्त्री और विराट का अद्भुत रिकॉर्ड है होम सीरीज में 2017 के बाद से। 15 टेस्ट मैचेस खेले और 12 जीते हैं, सिर्फ 1 टेस्ट मैच हारे थे जो चेन्नई में इंग्लैंड के सामने। ओवरऑल सीरीज कोई नहीं हारे, 6 के 6 सीरीज जीते। कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप देखते हैं इसको, और क्या ये चैलेंजिंग होगा राहुल द्रविड़ के लिए इस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखना कम से कम होम सीरीज में? सबसे पहली बात राजीव कि ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है जो रवि और विराट ने मेंटेन किया था। होम सीरीज हम लोग कहते हैं कि जीतना आसान होता है, पर अंत में आपको मैदान में उतरना होता है, सही कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना होगा, फिर वहां पर परफॉर्म करना होता है। और चूंकि सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत जीतेगा होम सीरीज में, इस वजह से दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर, तो वो एक अलग बात हो गई। देखिए, राहुल द्रविड़, मुझे लगता नहीं राहुल द्रविड़ या विराट कोहली या राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे इस बारे में सोच रहे होंगे कि हमें मैच करना है रवि शास्त्री विराट कोहली के रिकॉर्ड को। वो बात अब राहुल द्रविड़ के एरा में कोई नहीं करने वाला है। राहुल की सोच यही होगी कि वो आगे किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से टीम प्रोग्रेस करती है, किस तरह से टीम हर मैच में इंप्रूव कर रही है कि नहीं, किस तरह से हम फिर से टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहे हैं कि नहीं, टेस्ट मैच चैंपियनशिप को जो फाइनल अगर हम पहुंचते हैं तो हमें किस तरह से जीतना चाहिए। ये सारी तैयारी में अब जुट जाना है राहुल द्रविड़ को। और तो चाहे वो पीछे में क्या हुआ है, हार जीत हुई है कि नहीं, किसका क्या रिकॉर्ड रहा है, उससे कोई मायने रखता नहीं है। अब राहुल द्रविड़ को आगे ही सोचना होगा कि हमें आगे किस तरह की तैयारी करनी है और आने वाले समय में हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। हमारे साहब का एक और आया सभा भाई आपके लिए, उनका कहना है कि जल्दी शास्त्री और कोहली के एरा पर बुक की राइट्स ले लीजिए, कह रहे हैं बुक लिखने की एक राइट्स ले लीजिए, कहना है उनका। उसमें हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभा भाई, आप अपना इंटरेस्ट आप अपना इंटरेस्ट बताएं कि आपको तो बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है, लिखने का नहीं है। पीछे शेल दिखा। मुझे लगता है कि निखिल उसको लिख सकता है, मैं पढ़ने के लिए तैयार रहूंगा। किताब मैं भी पढ़ने का शौकीन हूँ, लिखने का शौकीन नहीं हूँ सवाल। निखिल भाई, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से शुरुआत आज के मैच की बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 26 पॉइंट ऑलरेडी भारत के पास है, यानी दोनों टेस्ट मैच जीते तो हम 60 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। क्या ये भी एक चीज होगी राहुल द्रविड़ के ज़हन में? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपको 12 अंक मिलेंगे टेस्ट मैच जीतने के लिए, और अगर ड्रॉ भी होता तो 6 अंक, पर मेरे को जो लगता है भारत में आप खेल रहे हैं, जिस तरीके की पिचेस हैं, आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं, वो 24 अंक लेने की पूरी कोशिश होगी। आप अंक यहाँ पे बटोर लेंगे तो फिर आपके ऊपर दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा सा दबाव कम रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं जो भी टीम होम सीरीज खेल रही हो, होम सीरीज में वो मुकाबले जीतने के लिए जरूर कोशिश करेंगे।
सवा भाई आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट चैंपियनशिप के बड़े फैन रहे हैं और आपका इंटरेस्ट बहुत रहता है। ये 26 पॉइंट्स हमें इंग्लैंड में मिले और अब 24 पॉइंट लेके हम सीधे 60 अंक पे जा सकते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, और आपको लग रहा है थोड़ा पॉइंट्स जो बांटने का तरीका वो बदलना चाहिए? अगर आप बड़ी जीत हासिल करते हैं तो पॉइंट्स थोड़े बड़े जाना चाहिए, आपको लग रहा है सिंपल रखना है कि ड्रॉ टेस्ट मैच में इतने पॉइंट और जीतने पे आपको इतने पॉइंट? सबसे पहली बात यह है राजीव के जो इंग्लैंड में इंडिया ने पॉइंट्स लिए हैं वो बहुमूल्य हैं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में जिस तरह से भारत की टेस्ट टीम ने प्रदर्शन किया उसी वजह से ये पॉइंट्स हमें मिले हैं। एक मैच हम हारे जरूर, पर उसके अलावा जो एक और मैच वो ड्रॉ हो गया, वहाँ पॉइंट्स शेयर हो गए। तो हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। और अब मुझे लगता है अगर ये 2 टेस्ट मैचेस अगर हम जीत लेंगे तो 24 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हम जब दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो हमारी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन रहेगी, वहां पर भी मुझे विश्वास है कि वहां हम अच्छा करेंगे। अब पॉइंट्स कौन से मैच में कितने मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करती है आईसीसी टेक्निकल कमिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी आप एक सुझाव तो हम लोग दे ही सकते हैं। नहीं राजीव, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। टेक्निकल कमेटी के मेंबर हाल ही में राहुल द्रविड़ भी थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही ये डिसाइड किया है कि किस तरह से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अभी उस पर तो कुछ होना नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप ये कर सकते हैं राजीव, बिकॉज बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो जाएगा फिर। और उससे एक और घाटा ये होने वाला है, ये होगा कि फिर जो होम जो टीम है ना, वो बहुत ज्यादा विकेट्स जो है वो अपने फेवर में बनाने लगेगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब हर टेस्ट मैच में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हर टेस्ट मैच का जो वैल्यू वो बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है ये टेस्ट पॉइंट सिस्टम काफी अच्छा है। उम्मीद यही करते हैं और कि ये जो टेस्ट मैच साइकिल हो पिछली बार की तरह बीच में ब्रेक ना हो जाए इस तरह की कोई और कारण से। और उम्मीद यही है कि हर एक टीम जो है वो एक दूसरे के साथ खेले और अंत में जो टॉप 2 टीम्स हैं वो फाइनल मुकाबला खेले। गैरी स्टेट जब से कोच बने हैं निखिल भाई न्यूजीलैंड के, एशियन कंट्रीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था न्यूजीलैंड का, फिर श्रीलंका में जाके ड्रॉ किया इस टीम ने, जो बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड के लिए कम से कम। क्या वहां से जो एक्सपीरियंस गेन किया न्यूजीलैंड ने, उसकी एक झलक हमें नजर आ सकती है जब ये टेस्ट मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होगा? जरूर आ सकती है, और तैयारी के साथ उतरे हैं। पाकिस्तान को जब यूएई में उन्होंने हराया था और श्रीलंका में जो अच्छा प्रदर्शन था, वो स्पिनर्स ने जिस तरीके से गेंदबाजी की राजीव भाई, उससे बड़ा फर्क रहता है। आपको सोच यही रहती है कि अगर आप पहली इनिंग में जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट अच्छा है एशियाई मूल के देशों में, तो किस तरीके से आप दबाव बना सकते हैं। आप रन ना दीजिए, आप रन रोक के गेंदबाजी करेंगे तो जब भी आप एक विकेट आपको मिलती है तो आप गेम में वापस आ सकते हैं। पहले जो विदेशी टीमें आती थी खेलने के लिए, वो स्पिनर्स रन भी नहीं रोक पाते थे और वहीं पे वो हमेशा से बैकफुट पे चले जाते थे। तो उस सोच के साथ ये न्यूजीलैंड की टीम एशिया में खेल रही है कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो रन भी नहीं देंगे। ये हमेशा एक खतरनाक एक विकल्प रहता है बतौर स्पिनर। तो हमारी जो प्रोड्यूसर है सबा भाई सुरोनी और निखिल भाई जो हमारे प्रोडक्शन देखते हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स देते हैं जिसमें हमने एक बातचीत भी कल की थी। एक फैक्ट तो ये है कि 1983 से हम हारे नहीं है कभी ग्रीन पार्क में, और वो 83 मैच इसलिए याद है क्योंकि सनी भाई के हाथ से बैट छूटा था। उस पर हमने कल चर्चा भी की थी। कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी टीम के लिए एक खास वेन्यू से शुरू करना जहां पे आप मैच ना हारे हो? कितना कॉन्फिडेंस देता है सबा भाई? अब देखिए, कॉन्फिडेंस तो ये मिलता है कि आप भारत में खेल रहे हैं और इस तरह की विकेटों पर आपको अभ्यास है, कई बार आप खेल चुके हैं। अब ये रिकॉर्ड के बारे में मुझे लगता नहीं किसी भी खिलाड़ी को पता होगा राजीव, और मुझे लगता नहीं है कि इसको ध्यान में रखकर भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। हाँ, रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, उतना आसान होता नहीं इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और कोशिश यही होगी भारत की कि इस रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा जाए और टूटने ना दिया जाए। पर निखिल ने एक अच्छी बात कही यहाँ पर कि स्पिनर्स, किस तरह के स्पिनर्स आपकी टीम में है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। आपके पास क्वालिटी स्पिन बॉलर्स होने चाहिए जो लंबा स्पेल कर सके, तभी आप बल्लेबाजों को बांध के रखेंगे। और अगर आप सिर्फ 5 या 6 ओवर ही आपकी गेंदबाजी में वो असर रहेगा, इफेक्टिव रहेंगे, तो बल्लेबाज जो है उनको मालूम हो जाता है, वो वेट करते हैं कि भाई 7-8 ओवर डाल दें, उसके बाद इसका कंधा जो है नीचे गिरने लगेगा, फिर हमें आसानी होगी रन बनाने में। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास स्पिन बॉलिंग करने के लिए वो स्टैमिना होना चाहिए जो आप उसी स्पीड के साथ या फिर उसी वेरिएशन के साथ आप ओवर दर ओवर आप करते रहें, जो हमारे स्पिनर्स में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि न्यूजीलैंड स्पिनर्स में उस तरह की एबिलिटी है कि नहीं, जहां पर लंबा स्पेल कर सकते हैं। निखिल भाई, आपको अपना एरा याद आ रहा है? कोई टेस्ट मैच याद आ रहा है जब आप, अनिल भाई और वेंकटपति राजू साथ खेले हो? देखिए, मैं मुरली कार्तिक के साथ खेला था। अच्छा।
हमारा जो एक्सपर्टीज था वो सफेद बॉल था यार। सवेरे सवेरे उठ के राजीव भाई बड़ी दिक्कत होती थी। दोपहर वाला मैच बिल्कुल सेटिंग रहता था। फ्रेश, एब्सोल्युटली। वही पार्टी, इसका मतलब आड़े आ जाती है सभा भाई, निखिल भाई के। निखिल भाई कभी पार्टी किया ही नहीं यार। देखिए सभा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अमर भाई का। उनका कहना है कि भारतीय बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करनी चाहिए। हमने अक्सर देखा बॉब डाउन होते हैं और फिर हमारी विकेट्स जाती हैं। क्या एक नई टेम्पलेट के साथ हम टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे? टेस्ट मैचेस में ज्यादा टेम्पलेट में परिवर्तन की जरूरत होती नहीं है। अब एक बड़ा ही सक्सेसफुल फॉर्मेट है ये भारत के लिए, और भारतीय बल्लेबाजों को पता है कि टेस्ट मैचेस में किस तरह से बैटिंग करनी है। सबका अलग प्रकार का स्टाइल होता है। यहाँ पर अब देखिए कई साल से ये चर्चा होती आ रही है कि नंबर 3 पे पुजारे आते हैं, उनको थोड़ा और खुलकर बैटिंग करनी होगी। जो उन्होंने दिखाया पिछला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड में हुआ था, कितने ज्यादा खुलकर उन्होंने बैटिंग किया। अब नॉर्मली ये सभी खिलाड़ी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है अटैक किस तरह से करना है। इन सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको किस तरह से बैटिंग करनी है। अगर आप स्वीप शॉट खेल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। स्टेप आउट कीजिएगा तभी आपको शॉर्ट डिलीवरी मिलेगी, तभी आप क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करके आप कट शॉट खेल सकते हैं, पुल शॉट खेल सकते हैं। ये सभी चीजें हैं जो टेक्स्ट बुक में हमें नजर आती हैं। अब बस इंतजार होगा कि आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं राजीव। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। निखिल भाई चलते चलते एक सवाल कसाट साहब का ले लेते हैं। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। आपको लग रहा है अपने पेस बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए जो 3 स्पिनर खिलाया? क्या इस पे विचार है आपका? नहीं देखिए, आप टेस्ट मैच में जब भी 11 बनाते हैं वो अपनी ताकत हर टीम उतारने को देखती है, बट आपके पास वो विकल्प हैं, 3 स्पिनर्स हैं, तो आप वो कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकते हैं। और बहुत जरूरी रहता है राजीव भाई कि जब आप एक टीम बना रहे होते हैं तो आप टीम उस हिसाब से बनाते हैं। अगर हम टॉस जीत जाते तो न्यूजीलैंड भी आज पहले बल्लेबाजी कर रहा होता और 3 स्पिनर्स जो है वो और असरदार साबित होते। तो उस सोच के साथ भी वो आप अपना कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। टॉस जीताते, पहले बल्लेबाजी करते और फिर दूसरी इनिंग और तीसरी इनिंग में आप गेंदबाजी कर रहे होते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इंतजार होगा कि शुरुआत इस टेस्ट मैच में भारत के लिए अच्छी रही है। अब भारतीय ओपनर्स किस तरह की शुरुआत देते हैं और कितना बड़ा स्कोर बनाते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि ये टेस्ट मैच कितने दिन जाता है। वैसे हमारी प्रेडिक्शन खेल नीति पर यह है कि 4 दिन अगर चला जाए टेस्ट मैच तो होगा। 5वें दिन तो जाते नहीं दिख रहा है। सभा भाई दिख रहा है 5वें दिन जल्दी से? नहीं, मुझे लगता है कि 4th डे अगर टेस्ट मैच खत्म हो गया इसका मतलब है कि अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। निखिल भाई 4 दिन आई कंप्लीटली एग्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़िए खेल नीति के साथ आप हर सुबह 9:30 पर, लेकिन जब टेस्ट मैच चल रहा होगा तो हम 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शानदार सवाल भेजने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to Paul Ravindranath Ji, Program Manager, Developer Relations and Head of Google Accelerator for India. They discuss the startup ecosystem and how Google is enabling innovation through this program. On Shunya One, Sheila Datti and myself talk to Abel Joseph, founder and CEO of Aisle. We discuss how Aisle is a truly Indian dating app. It's not so much as a dating app, it's a matching app. It's a really interesting conversation. You should definitely check that out. On Postcards from Nowhere, Utsav uncovers the hidden injustice in India's languages and how it shapes the way we travel and interact with people. On the Life Manifesto, Zarina debunks leadership myths that are popular amongst people. And on Khel Niti, Rajiv Mishra, Nikhil Chopra and Ayaz Memon discuss Australia winning the T20 World Cup. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Play Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है।
और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।